तो जो है आज हम जो है फिजिक्स के मतलब नीट के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ मैं तेजी में। देखिए इसमें 91 नंबर सवाल है फिजिक्स का। इसमें कह रहा था फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट में और जो है एक्सीलरेशन में कितना फेज डिफरेंस होता है ये बताने के लिए कह रहा है। देखिए तो एक्स बराबर क्या होगा, मान के चलिए मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट वेव को एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी कहूँ, तो जो है वेलोसिटी क्या होगा इसका डी एक्स बाई डी टी। तो इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा ए कॉस ओमेगा टी के ए कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन इतना, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये भी आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा डी वी बट्टा डी टी, ये कितना के बराबर आएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये क्या आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जब मैं माइनस को अंदर लूँगा तो क्या लिखूँगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो बताइए तो एक्सेलरेशन क्या आ गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो बताइए इसके और इसके बीच में कितना का फेज डिफरेंस है, पाई का ही तो फेज डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा पाई। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है पाई रेडियन। चौथा ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 92 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 92 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 92 नंबर सवाल में कर रहा है लॉन्ग सोलिनॉइड, एक बहुत लंबा सोलिनॉइड है, यानी कि सोलिनॉइड का इनफाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है। इसमें 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। तो बताइए अगर सोलिनॉइड के सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये सोलिनॉइड है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बताइए इसके 50 सेंटीमीटर में कितना टर्न दिया हुआ है, इसके 50 सेंटीमीटर में 100 टर्न है, मतलब 50 सेंटीमीटर का अगर मैं पार्ट लूँ इस सोलिनॉइड का तो उसमें कितना टर्न है 100 टर्न है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना टर्न होगा, देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ मीटर में कितना टर्न होगा 100। तो बताइए 1 मीटर में कितना टर्न होगा 200। तो n का वैल्यू क्या आ गया इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि n का वैल्यू आ गया आपको 200, n का वैल्यू 200 आ गया। तो b का वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट n के जगह पर अगर देखिए तो b का वैल्यू क्या होगा बताइए म्यू नॉट एन आई। तो इसको मैं 4 पाई यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पर 4 पाई मैं गुना कर सकता हूँ। देखिए मैं ठीक से लिखता हूँ b बराबर है म्यू नॉट एन आई। n का वैल्यू क्या निकाले हैं n का वैल्यू 200 निकाले हैं ठीक है। तो और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो B कितना होगा बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखूंगा और फिर 4 पाई गुना करता हूँ मैं और फिर NI लिखूंगा। तो देखिए इसका वैल्यू तो 10 की पावर माइनस 7 है और 4 पाई को 4 पाई रहने दीजिए, n की जगह पर 200 रखिए और I की जगह पर 2.5 रखिए। तो 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/4 किस लिए मैंने लिख दिया कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। देखिए 50 चौका 200 ये कितना हो जाएगा 500 चौका 2000। तो इसको आप कह सकते हैं 500 चौका 2000 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो इसको आप क्या कह सकते हैं 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो 2 पाई कितना होता है बताइए 6.28 गुने 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो ये देखिए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसके किसी ऑप्शन में क्या किया है 6.28 गुने 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। तो अगर जिस बच्चों का गलत हुआ होगा वो ठीक से नहीं देखे होंगे तो इसकी वजह से गलत हुआ होगा, या थोड़ा सा 1 0 का इधर उधर करे होंगे तेजी में तो इसकी वजह से भी गलत हो सकता है। तो ठीक है इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट है। ठीक है अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना था 92 था, क्वेश्चन नंबर 92 का क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 92 का 4 आ गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे मैं आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली व्हिच इज फ्रिक्शनलेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये एक पुली है, पुली क्या है लाइट है। लाइट कहने का मतलब है इसमें रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है लाइट कहने का मतलब इसमें रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा सबसे पहली बात। और फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके एक तरफ आप लटका दिए कितना kg 4 kg और इसके एक तरफ आप लटका दिए कितना kg 6 kg। और आपसे पूछ क्या रहा है कि जी के टर्म में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के टर्म में एक्सीलरेशन बताइए किस चीज़ का सिस्टम का एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो बताइए ये सिस्टम क्या है दोनों मास का सिस्टम है। तो देखिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स देखिए इधर कितना लगेगा
6G, इधर कितना लगेगा 4G। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 6, ये भी नीचे लग रहा है और ये भी नीचे लग रहा है। लेकिन देखिए नेट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 6G माइनस, इस सिस्टम को आप कैसे देख सकते हैं, इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको पकड़ के ऐसे कर दूं, तो आप क्या कहिएगा कि इस वाले ब्लॉक पे 6G लग रहा है और इस वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा है 4G लग रहा है। तो कैलकुलेशन तेज करने के लिए आप इस तरह से यूज कीजिएगा चीज़ों को, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और कोई लगाएगा बहुत ज़्यादा फॉर्मूला, तो फिर इधर उधर करेगा तो टी मानेगा, ये मानेगा, वो मानेगा, तो फिर स्पीड में खराबी आएगी। तो आपको सोचना चाहिए, यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए कि आप सीधा जो है यहाँ पर इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक सिस्टम है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इस तरफ ये ब्लॉक 6, इस पर 6G फोर्स लग रहा है, इस पर 4G फोर्स लग रहा है, इसका मास है 4 और इसका 6 है। तो बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है 6G माइनस 4G, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 6G माइनस 4G यानी कि 2G, और नेट मास कितना है इसका 10, यानी कि 2G/10 क्या होगा इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, यानी कि G/5 इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। आपको अगर तेज करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बच्चा टी मानेगा तो फिर उसको टी सॉल्व करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये सही नहीं है। आप इस तरह से सॉल्व करो, G/5 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, 93 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं 94 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसमें 94 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 94 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कहूँ और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को IM कहूँ, तो I/IM निकाला है। तो बताइए इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाफ 1/4 ε0 E² इंटू C, और जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 1/4 B² अपॉन μ0, इतना होता है। तो देखिए, और एक बात जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में BC, अगर मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है और C है लाइट का स्पीड, तो BC कितना के बराबर होता है, E के बराबर। तो IE/IM कितना के बराबर आएगा, देखिए 1/4 से 1/4 कटा है, तो ऊपर में हो जाएगा μ0 E0 और E², फिर E²C, और फिर क्या हो जाएगा B², इतना होगा। तो देखिए μ0 E0 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी C है, इस C से ये भी C कटा, तो देखिए इस E को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस μ0 E0 को लिख सकता हूँ 1/C², क्योंकि बताइए C कितना के बराबर होता है 1/√μ0 E0 के बराबर होता है। तो इसको तो मैं 1/C² लिख सकता हूँ, ठीक है। E² को लिख सकता हूँ B²C² अपॉन B², ये कटा तो क्या बच गया C² से C² कटा 1/1 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है, ये 6वां टॉपिक है, इसलिए बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 95 नंबर सवाल में कह रहा है कि कोई रीजन है स्पेस में जिसका वॉल्यूम फिक्स है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब, और कह रहा है कि इस रीजन में पोटेंशियल जो है V जो है, पोटेंशियल जो है वो फिक्स है और 5 वोल्ट के बराबर है। तो पूछ रहा है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, -dV/dr। अगर तो जब देखिए पोटेंशियल इसके किसी भी डायरेक्शन में रीजन में मैं जा रहा हूँ, किधर भी जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल फिक्स है, पोटेंशियल फिक्स है, यानी कि dV/dr क्या होगा 0 होगा, ये r के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, -dV/dr को आप अगर E कह रहे हैं, ये डिफाइंड है E के बराबर, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा कांस्टेंट का तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए उस रीजन में, स्पेस में 0 होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ देखिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्मल एनर्जी कितना होगा इस मोनोटॉमिक गैस के पास। तो बताइए मोनोटॉमिक गैस के पास थर्मल एनर्जी कितना होता है F/2 kT। तो मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है। तो आप क्या लिखिएगा सीधा, अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb दिया हुआ है तो 3/2 kBT है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, 1 करेक्ट होगा। तो कुल मिला के इस ऑप्शन में क्या याद रखना था इस सवाल में, कि जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है वो सवाल बनाएगा, ठीक है। 2 kBT इतना होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसमें जो है किसी पार्टिकल पर F फोर्स लग रहा है और F फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3J न्यूटन, और इस पार्टिकल का जो है पोजीशन वेक्टर है आपको 2K, और आपसे पूछ रहा है इस पार्टिकल पर टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क कितना के बराबर होता है बताइए, R क्रॉस F के बराबर होता है। तो R कितना वेक्टर दिया हुआ है 2K वेक्टर है, इसका क्रॉस करना पड़ेगा 3J वेक्टर। तो देखिए K क्रॉस J कितना के बराबर होता है, K की तरफ हाथ रखिए, J की तरफ मोड़िए, -I कितना होगा -F -6I। तो कितना, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इस हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 98, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मोलिकुलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी N कैन बी एक्सप्रेस। देखिए मीन फ्री पाथ लैम्डा का फॉर्मूला NCERT में एक जगह दे दिया है और कुछ नहीं है, NCERT में दे दिया है। तो ये फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ
किसी भी गैस, देखिए कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो वो जो है लैम्डा बराबर होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर। यहाँ पर डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, √2 पाई एन डी स्क्वायर। यहाँ पर एन होगा, एन भी होगा, एन वहाँ पर क्या होता है, एन क्या होता है वहाँ पर एन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी अगर एन हो तो फॉर्मूला ये होता है 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से, √n पाई डी स्क्वायर, √n स्क्वायर, √n पाई डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 98 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 99 का देखिए, 99 का क्या है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज कितना। देखिए तो देखिए इसमें क्या लगेगा, E बराबर mc²। तो 0.5 ग्राम आपको सब्सटेंस दे दिया है तो इसको आपको किस में बदलना है, जूल में, एनर्जी में। तो E बराबर क्या होता है, आइंस्टीन का फॉर्मूला है E बराबर mc² और m का वैल्यू दे दिया है 0.5 ग्राम। तो इसको आपको kg में बदलना पड़ेगा, 0.5/1000। और C कितना होता है बताइए, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये कितना है, 5/10⁴, 5/10⁴ × 9 × 10⁻16। तो 9 5 45 × 10⁻16 में से 4 गया 12, 9 5 45 × 10⁻12 जूल। तब 4.5 × 10⁻13 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 99 नंबर सवाल का ऑप्शन पहला करेक्ट है। अब देखिए 100 नंबर सवाल आपको क्या आ गया, मेजरमेंट से आ गया, स्क्रू गॉज का सवाल। स्क्रू गॉज से नापने आना चाहिए। स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पीच ऑफ द स्क्रू गॉज, देखिए पीच क्या होता है स्क्रू गॉज को, कि सर्कुलर स्केल को घुमाने के मतलब सर्कुलर स्केल को जब पूरा घुमाइएगा एक रोटेशन तो कितना से मेजरमेंट बढ़ा, उसी को क्या कहते हैं, पीच ऑफ स्क्रू गॉज। तो देखिए जब 50 डिवीजन है और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm स्क्रू गॉज का, तो 50 डिवीजन जब घुमाएंगे तो कितना मेजरमेंट देगा ये बताइए। अगर एक देखिए इसका लिस्ट काउंट कितना है तो कम से कम आप इससे कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 mm। ठीक है, इतना मेजर करते हैं। तो यानी कि एक रोटेशन पर 50 मार्क है तो एक मार्क आगे बढ़ाइएगा तो कितना मेजर करेगा ये, 0.01 mm। तो जब 50 मार्क आगे बढ़ाइएगा तो कितना मेजर करेगा, 0.01 × 50। तो इसकी ये कितना आ गया, 0.1 × 5 यानी कि 0.5 mm। तो देखिए 0.5 mm अगर सर्कुलर स्केल घुसा मतलब एक बार पूरा होना चाहिए तो क्या होगा, मेन स्केल पर कितना से खसक जाएगा चीज़, 0.5 mm से। तो इसका इस हिसाब से आप कर सकते हैं क्या, इसका पिच कितना होगा, 0.5 mm। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 101 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें देखिए 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, इसका ए नाम है, एक सिलेंडर बी है, इसका नाम बी है। इसको एक आप किस चीज़ से कनेक्ट किए हैं, स्टॉप कॉक से इसको कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये देखिए कंप्लीटली एडियाबेटिक वॉल है, क्या है, इंसुलेटिंग वॉल है, यानी कि एडियाबेटिक वॉल है। तो ये आपको पता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। तो आप तो सीधा ऐसे सोच करके क्या कर सकते हैं, सीधा इंसुलेटिंग वॉल देखिए और कह दीजिए एडियाबेटिक है। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा सोच दिया वो ये भी कह सकता है कि आइसोथर्मल भी है। क्यों, वो कहेगा कि स्टॉप कॉक को खोलोगे इस तरफ वैक्यूम है तो गैस तो इधर से इधर जाएगा तो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होगा, तो इसमें तो W 0 होना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए W कब 0 होता है, जब गैस इस तरह से पिस्टन हो। हाँ, इसमें गैस भरा हुआ है, अब ये पिस्टन धीरे धीरे घस के, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा है। तो इसमें क्या होगा कि वर्क अगेंस्ट वैक्यूम 0 होगा। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं कि ये ऐसे बंद था, अभी ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा था ना, ये PA लगा रहा था प्रेशर, जिसके कारण ये सारा चीज़ इक्विलिब्रियम में था। आप खट से इसको हटा लिए तो एक हिसाब से आप क्या किए, डायरेक्ट प्रेशर का लॉस किया, यानी कि ये प्रोसेस अब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो एडियाबेटिक रहा। अगर ऐसा होता तो एडियाबेटिक भी होता और जो है आइसोथर्मल भी होता। लेकिन हालांकि यहाँ पर आप स्टॉप कॉक को छुड़ा रहे हैं तो प्रोसेस को आप इस तरह से इरिवर्सिबल में बदल दे रहे हैं सीधी तरह से। तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं W 0 होगा, और W 0 अगर आप नहीं कर सकते तो U को भी 0 नहीं कर सकते हैं। तो Q तो आपको पता है कि पहले से 0 होगा, यानी कि ये प्रोसेस पक्का एडियाबेटिक होगा, ना कि आइसोथर्मल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 102 सॉल्व कर रहा है। D बराबर क्या होता है, PM/RT फॉर रियल गैस। तो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 249 × 10⁻³ पास्कल, ये ऐसा यूनिट में है। ये क्या होता है, M क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को kg में बदलिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 × 10⁻³ अच्छा देखिए H2 होता है ना वो, इसलिए 2 होगा। R का वैल्यू दिया हुआ है 8.3 है, और T का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन में रखिएगा। तो देखिए 249 × 2, ये से ये कट गया, अपॉन 8.3 × 3
गुने 100, ये नहीं लिखेंगे। अब देखिए 249 गुने 2, इसमें से 1 10 इससे गुना कर दीजिए, तो देखिए 83 गुने 3 गुने 10 हो जाएगा हैं। अब देखिए 83 गुने 3 कितना होता है 249, तो 249 से 249 घटेगा, तो 2/10 क्या होगा 0.2, तो 0.2 आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 103 कर रहा है व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप U9235 इज बम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टॉन 3689 3 न्यूट्रॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स एंड। देखिए क्या हुआ, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें क्या किया गया U9235, इसमें आप एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं और आपको जो है इस रिएक्शन के बाद 3 ठो न्यूट्रॉन मिल जाता है और साथ में एक क्रिप्टन रिलीज होता है, क्रिप्टन रिलीज होता है, और क्रिप्टन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 36 है और ये 89 है। ठीक है, क्रिप्टॉन का। और उसके साथ क्या निकलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें एक न्यूट्रॉन जोड़ दिए हैं, इसमें इस तरफ कितना प्रोटॉन है 92 प्रोटॉन है, तो 92 प्रोटॉन है। मैं इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में इस तरफ को लिखता हूँ, तो देखिए 92 प्रोटॉन और प्लस 235 में से 92 जाएगा तो कितना होगा 235 माइनस 92 प्लस 1, इतना न्यूट्रॉन, तो ये कितना के बराबर होगा। इस तरफ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या मैं इस तरफ बता रहा हूँ, इस तरफ देखिए मान के चलिए x प्रोटॉन की संख्या होगा x प्लस 36, मान लेता हूँ मैं कोई चीज़ है यहाँ पर m टाइप का चीज़ निकला जिसका x जो है ये है और इसका एटॉमिक वो थी क्या है एटॉमिक नंबर x है और y क्या है एटॉमिक मास है। देखिए तो x प्लस 36 क्या होगा प्रोटॉन का संख्या, ये प्रोटॉन का संख्या होगा क्योंकि इसमें 36 तो प्रोटॉन है। अब देखिए न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा y माइनस एक्स, इसमें न्यूट्रॉन है और इसमें कितना न्यूट्रॉन है बताइए प्लस 89 माइनस 36, इतना न्यूट्रॉन किस में है इसमें है और 3 न्यूट्रॉन है तो इतना न्यूट्रॉन। तो इस तरफ जितना न्यूट्रॉन था इस तरफ जितना न्यूट्रॉन है ये दोनों बराबर होना चाहिए और इस तरफ जितना प्रोटॉन है इस तरफ जितना प्रोटॉन है वो भी बराबर होना चाहिए। तो बताइए इस तरफ 36 प्रोटॉन है x प्लस 36, तो 92 कितना के बराबर होना चाहिए x प्लस 36 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, x प्लस 36 के बराबर होना चाहिए। तो जो है क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 92 में से 36 गया तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56 आ जाएगा। तो देखिए 56 मास वाला कोई दिया हुआ है इसमें बेरियम दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 56 है, तो देखिए बेरियम ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 104 को सॉल्व कर रहा हूँ। 104 नंबर का रहा है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना VD दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 7.5 गुने 10 की पावर -4, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना हैज ए मोबिलिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसका वैल्यू है 3 × 10 की पावर -10 वोल्ट पर मीटर, और आपको कह रहा है निकालने के लिए हैज ए मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर, मोबिलिटी इसका क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मोबिलिटी क्या होगा, तो मोबिलिटी क्या होता है मोबिलिटी म्यू बराबर होता है VD ओवर E के बराबर होता है। तो देखिए VD कितना दिया हुआ है 7.5 गुने 10 की पावर -4 और E कितना दिया हुआ है देखिए 3 × 10 की पावर -10, तो ये देखिए क्या हो जाएगा ये बराबर होगा 2.5 गुने 10 की पावर 6 के बराबर होगा। VD कितना आ गया 2.5 गुने 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया करेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.9। तो देखिए 105 में कह रहा है कि 9.99 में से आप घटा रहे हैं 0.0099, तो इसका जो है 4 वैल्यू दिया है, तो इसमें कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें आपको यही पूछा गया है कि देखिए एक आंसर में क्या है कि पहला के उत्तर इसके पहला ऑप्शन में डेसिमल के बाद 2 अंक तक दिया हुआ है, दूसरे में डेसिमल के बाद 3 अंक तक लिखा हुआ है, और तीसरे में डेसिमल के बाद 1 अंक तक लिखा हुआ है, और चौथे में डेसिमल के बाद 4 अंक तक लिखा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका एक्यूरेसी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, और ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका पॉइंट के बाद 4 अंक तक एक्यूरेसी है। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो भी जो है एक्यूरेसी आप बताइए, आप खुद सोचिए कि 4 अंक तक रहेगा कि 2 ही अंक तक रहेगा, 2 ही अंक तक रहेगा, 2 ही अंक तक रहेगा एक्यूरेसी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, देखिए अब 106 नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ। इस सवाल में म्यू पूछ रहा है,
किसका, आयरन का। तो देखिए म्यू अगर आयरन का परमेबिलिटी है तो ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो देखिए म्यू नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 पाई गुने 10 की पावर -7, और देखिए एक्स कितना दिया हुआ है ससेप्टिबिलिटी, एक्स दिया है 599, तो 1 प्लस 599 पूछ रहा है ना, आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, तो देखिए परमेबिलिटी कितना होगा 600 गुने 4 पाई गुने 10 की पावर -7, तो 24 पाई गुने 10 की पावर -5, 24 पाई गुने 10 की पावर -5। तो इसमें दे रखा है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 8 गुने 10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 2.4 पाई गुने 10 की पावर -5, 2.45 गुने 10 की पावर -5, 2.4 पाई गुने 10 की पावर -7, 2.4 पाई गुने 10 की पावर -4, इतना 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 दे रखा है, इतना इतना इतना। तो देखिए इसमें जो है 24 पाई गुने 10 की पावर -5 आ गया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.4 पाई गुने 10 की पावर -4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 107 देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 गुने 10 की पावर -7 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए स्फीयर के सेंटर से जो सबसे पहली बात, आप इसको कंडक्टर माने ना माने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो बताइए ये स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज कितना है, चार्ज है आपको दिया हुआ कितना, क्यू दिया हुआ है 3.2 गुने 10 की पावर -7, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R² है। देखिए आप एक बात समझिए कि ये कंडक्टिंग है, ये क्या है, स्फीयर कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर में बल्क में चार्ज नहीं होता है, तो ये सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पे। लेकिन किसी भी तो सरफेस पे जब चार्ज आ जाएगा, ये सारा चार्ज इस तरह से सरफेस पे आ जाएगा, तो भी जो है इसके R दूरी पर आपको ये पॉइंट क्या है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि इसका रेडियस कितना है 10, यानी कि ये पॉइंट आउटसाइड है। अगर अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन ये आउटसाइड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ/R²। R का वैल्यू कितना रखिएगा 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट में रखिएगा। तो K का वैल्यू 9 गुने 10 की पावर 9, Q का वैल्यू कितना दे रखा है 3.2 गुने 10 की पावर -7, और R का वैल्यू कितना रखिएगा बताइए, R का वैल्यू रखिएगा 15/100 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपको। देखिए ये 9 गुने 3.2 गुने 10 की पावर 2 अपॉन 15 का स्क्वायर गुने 10 की पावर 4, यही ना होगा। अब देखिए 9 गुने 3.2 अपॉन 15 का स्क्वायर गुने 10 की पावर 6 है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/15 को 15 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 3/15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 तिया 9 गुने 3.2 गुने 10 की पावर 6। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 1/25 गुने 3.2 गुने 10 की पावर 4 गुने 10 की पावर 2। और देखिए 25 से मैं 10 की पावर 2 को काटूंगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 32 चौका कितना होता है 32 दूनी 64 दूनी 128। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12.8 गुने 10 की पावर 4, इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन करना था 12.8 गुने 10 की पावर 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर 1.28 कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा है। तो क्या होगा 1.28 गुने 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर 1 में। कैलकुलेशन थोड़ा सा था लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। इस सवाल में क्या कर रहा है कि एक LCR सर्किट है, जब इसमें आप C को हटा देते हैं और केवल R और L को रहने देते हैं तो भी जो है फेज डिफरेंस कितना आता है π/3 वोल्टेज और करंट के बीच में। और जब आप L को नहीं हटा करके C को हटाते हैं तब भी जो है, तो देखिए जब इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल में X C रहने देता हूँ और R तो रहेगा ही। इस केस में क्या है कि cos फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस कितना दिया है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, तो cos फाई का वैल्यू कितना दिया 1/2। और एक दूसरा केस है जिसमें क्या किया गया है कि C को हटा दिया गया है और L और R को रहने दिया गया है। इस केस में फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये भी फाई है cos फाई। तो इससे आप क्या समझे, ये cos फाई दोनों केस में बराबर क्यों है, क्योंकि XC और XL क्या है दोनों केस में बराबर है।
XC और XL बराबर है तभी तो cos फाई बराबर है। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जब इस तीनों को साथ में लगाएंगे तो XC इधर XL इधर, तो ये दोनों तो मिलके जीरो हो जाएगा, यानी कि करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है 1, तो यही तो फेज डिफरेंस होगा, यानी कि cos 0 क्या 1 होगा फेज डिफरेंस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ये क्या है, एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप एक ट्यूब डिबाइए, क्या कीजिए एक ट्यूब को डिबाइए। तो इसमें मान के चलिए h हाइट अगर वाटर उठता है ऊपर तो h बराबर क्या कहिएगा, इसका अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन t है तो h बराबर लिखिएगा 2t सेक थीटा, और कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा है सेक थीटा अपॉन रो RG। तो देखिए किसी भी लिक्विड के लिए और सेम मटेरियल के लिए क्या होता है, लिक्विड भी सेम हो और जो ट्यूब है उस वो भी सेम मटेरियल का हो तो थीटा तो सेम रह जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, और रो लिक्विड का भी सेम रह जाएगा, जी भी सेम रहेगा और टी भी सेम रहेगा। तो HR क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, HR क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि H1R1 बराबर होगा H2R2 के। तो देखिए H1 आपका कितना दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है आपका H, और उस समय रेडियस को क्या दिया हुआ है R, और H2 आपको निकालना है, H2 आपको H2 इस समय जो है, दूसरी बार रेडियस क्या दे दिया 2R। तो बताइए इस 2R वाले केस में इसे R घटेगा तो H2 क्या आ गया H/2, यानी कि दूसरे केस में जब आप 2R रेडियस का ये ले रहे हैं तो उस केस में कितना हाइट तक लिक्विड उठेगा। देखिए इस केस में इसमें तो H तक उठा और इसका रेडियस कितना है R, और इसका रेडियस कितना है 2R, और इसमें कितना तक उठेगा H/2 तक। तो बताइए इसमें लिक्विड का वॉल्यूम कितना है πr², H इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² और हाइट H, तो लिक्विड का हाइट कितना है, कितना लिक्विड इसके अंदर है πr²H है, वॉल्यूम कितना है इसमें लिक्विड का πr²H, और इसमें कितना होगा पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर इंटू H/2, इसमें कितना होगा पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर इंटू H/2, यानी कि ये तो 2πr² इंटू 2H, यानी कि 2πr²H। तो बताइए इतना, ये दोनों तो सेम लिक्विड है, तो इतना वॉल्यूम का अगर वेट 5 ग्राम है तो इतना वॉल्यूम का क्या होगा 5 दूनी 10 ग्राम का, भाई रो तो सेम है, इसका मास आप क्या लिखिएगा भी रो, यानी कि πr²H रो, और इसका क्या लिखिएगा 2 टाइम्स πr²H रो। तो ये अगर 5 है तो ये क्या होगा 10, 5 दूनी 10, तो 10 ग्राम इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 110 में करा है ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। देखिए डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स क्या होता है D, तो D को अगर आप चेंज करके D/2 कर दिए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स को क्या कर दिए आधा कर दिए, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और बड़का वाला D को क्या कर दिया आप 2D कर दिए। तो कह रहा है तो फ्रिंज विड्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसको अगर बीटा कहूँ तो लैम्डा D/D होता है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा D/D होता है। तो इस केस में अगर बीटा ये है लैम्डा D/D, तो इस केस में क्या होगा बीटा डैश लैम्डा तो फिक्स है लाइट का, D के जगह पर कैपिटल D की जगह पर क्या लिखिएगा 2D, और इस D के जगह पर क्या लिखिएगा D/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा D/D, यानी कि अगर ये बीटा है तो ये क्या है 4 बीटा है 4 बीटा है। तो कह रहा है फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए आप, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। नंबर 111 जो है सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर में क्या है, ये ए इसमें डाल रहे हैं और ये आगे नॉट लगा दिए, क्या लगा दिए आगे नॉट, यानी कि ए अगर वो आगे नॉट लगा दिए, और फिर देखिए ये क्या दे दिए ये दे दिए, इसके आगे भी क्या लगा हुआ है नॉट, तो और ये फिर जो है ये 0, ठीक है, ये क्या है बी। तो बताइए ए अगर 1 डालिएगा, ए को भी मैं अगर 1 कर दूँ और बी को भी 1 कर दूँ तो 1 इसमें जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पहुँच कर यहाँ 0 हो जाएगा, और ये भी 1 जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 0 0 ये क्या है और गेट है, ये क्या है और के आगे नॉट लगा हुआ है, तो 0 और का क्या मतलब होता है कि जोड़ दीजिए 0 + 0 क्या होता है 0,
तो इसके अंदर से निकलेगा क्या, 0, और 0 के आगे फिर क्या लगेगा, नॉट, तो 0 नॉट होकर के क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट क्या आ गया, 1 1 डाले तो 1 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 1 डालने पे 1 है, 1 2, देखिए दूसरा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि 1 1 डाल रहा है तो उसमें 0 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, तो पहला और चौथा में से कोई एक होगा, तो देखिए 0 0 डालिए, एक बार 0 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 1 जाएगा तो फिर 1 निकलेगा, और 1 पे 0 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पर फिर नॉट लग जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 डालिएगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 1 1 पे भी 0 दे रहा है और 0 0 पे भी 0 दे रहा है। देखिए पहला और चौथा अभी भी सही है। अब देखिए एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि 0 1 डालेंगे तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा जो कि 1 0 डालेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, 0 1 डाल रहे तो 1 1 0 डाल रहे तो 1, और इसमें देखिए 0 1 डाल रहे तो 0 और 1 0 डाल रहे तो 0। तो चेक कीजिए, एक को 1 कर दीजिए, एक को 0 कर दीजिए, 1 को कीजिए, एक को 1 कीजिएगा और एक को 0 कीजिएगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और 1 + 0 क्या आता है 1, तो इससे 1 निकलेगा और फिर 1 पे नॉट लगेगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि 1 0 या 0 1 डालिएगा, दोनों केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 आना चाहिए दोनों केस में। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए, चौथा नंबर ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट होगा, पहला गलत। देखिए इस कलर कोड ऑफ रेसिस्टर से सवाल आया हुआ है 112 नंबर। इसमें क्या होता है कि 4 कलर दिया रहता है, कौन सा कलर, 4 कलर दिया हुआ है आपको, 1 2 3 और इसी तरह से क्या होगा, एक और होगा 4। तो ये कलर येलो दिया हुआ है, येलो, और ये कलर क्या दिया हुआ है, वायलेट, और ये कलर क्या दिया हुआ है, ब्राउन, और ये कलर क्या दिया हुआ है बताइए, गोल्ड। तो ये फर्स्ट डिजिट होगा, रेसिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डिजिट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट। तो येलो का डिजिट क्या होता है बताइए, येलो का डिजिट 4 होता है, तो रेसिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट क्या होगा 4। अच्छा वायलेट का डिजिट क्या होता है 7 होता है, तो सेकंड डिजिट क्या होगा 7, तो 47 लिख दीजिए। अब जो है ये ब्राउन क्या है, ये तीसरा नंबर मल्टीप्लायर होता है, तो इसका मल्टीप्लायर कितना होता है बताइए, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 होता है, तो 47 × 10 लिखिएगा, 47 × 10 लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये क्या होता है, टॉलरेंस, गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है 5%, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 470 ओम और फिर 5%, तो आंसर क्या होगा 470 ओम 5%, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट। अब देखिए मैं 113 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर देखिए किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर वैक्यूम हो, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं हो, तो वैक्यूम मानना पड़ेगा, तो उसका कैपेसिटेंस होता है A/0/d। लेकिन जब मीडियम डाल दीजिएगा तो उस मीडियम का जो है परमिटिविटी ऑफ, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो मीडियम का परमिटिविटी AE/d मान लीजिए, मैं E मान लिया मैं परमिटिविटी, तो मीडियम डालने के बाद क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 30 दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, माइक्रोफेरेड। तो जब इसको डिवाइड करूँगा तो 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 हो जाएगा, A/d कटेगा, A/d कटेगा, तो E0/E कितना आ गया 1/5 के बराबर, तो E कितना के बराबर आ गया 5 E0 के बराबर आ गया ना। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है E, जो कि 5 E0 के बराबर है, तो 5 E0 जब निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 44.25 × 10⁻⁻12। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.44 × 10⁻−10। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 114 नंबर सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए एक बॉल को जो है किसी टावर से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, कितना से, मतलब नीचे की तरफ 20 के स्पीड से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये जब टकराता है उस समय जो है, जब ये ज़मीन पर टकराने लगता है बॉल, उस समय इसका स्पीड कितना हो जाता है 80 हो जाता है नीचे की तरफ। तो बताइए स्पीड कितना से बढ़ा, स्पीड कितना से बढ़ा भाई हैं। तो आपको पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, तो देखिए अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो v² बराबर क्या होगा u² + 2gh। तो बताइए v² कितना होगा 6400 और u² कितना होगा 400 + 2g का वैल्यू कितना होगा बताइए 10 और h इतना होगा। तो 6400 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000, और इधर क्या आ जाएगा 20h, h बराबर कितना हो जाएगा बताइए 6000/20 मीटर, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, तो 114 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं 115 नंबर सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ।
115 नंबर सवाल कर रहा है, एक बॉडी है जिसका वेट 72 न्यूटन दिया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो कह रहा है इस बॉडी पर अभी वेट कितना है, इस बॉडी पर कितना क्या कहते हैं, इस बॉडी पर mg लग रहा होगा, ए बॉडी वेट इतना kg ऑन द अर्थ सरफेस। तो mg का वैल्यू कितना दे दिया आपको 72 है, और mg कितना होता है, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर होता है ना, r जहाँ पर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये 72 के बराबर दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इस बॉडी को आप एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ अगर r है तो इसको अगर r/2 दूरी ऊपर ले जाइएगा सरफेस, तो यहाँ पर इसका वेट कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए वेट कितना होगा, यहाँ पर इसका मास कितना है, मास ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, मास ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास ऑफ बॉडी तो m है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बताइए इस पॉइंट पर, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r x। तो ये r कितना होगा, r प्लस r/2 यानी कि 3r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं बताइए, 4/9 और g m e ओवर r स्क्वायर। तो बताइए 4/9 गुने कितना ये, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 72। तो आप इसको क्या लिखिएगा, ये फोर्स, ये लगने वाला फोर्स है, तो ये फोर्स कितना के बराबर आ गया 4/9 गुना 72, 9 थे 72, तो 8 चौक 32 न्यूटन लगेगा। उस समय कितना न्यूटन लगेगा 32 न्यूटन, पहला ग्रेविटेशन से ये सवाल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 115 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of देखिए एक 5 किलो का पार्टिकल है, ये एक लाइट रॉड से कनेक्ट किया गया है 10 किलो के पार्टिकल से। इस रॉड का लंबाई कितना दिया हुआ है, हाँ 1 मीटर का ये रॉड है। ये रॉड कितना का है, ये रॉड के पास अपना कुछ वेट नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कि मान के चलिए इस सिस्टम का सेंटर मास यहाँ से d दूरी पर है 5 किलो से, तो इस d का वैल्यू कितना होगा। तो बताइए इसको आप क्या मानिएगा, अगर 5 वाला से पूछ रहा है तो 5 को आप मान लीजिए ओरिजिन है, इसको x एक्सिस मान लीजिए। तो बताइए m1 क्या है 5, तो x1 क्या है, m1 कितना दूरी पर है, जिस पॉइंट से निकालना चाह रहे हैं हम 0 दूरी पे है भाई, m1 से ही निकालना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से कितना दूरी है 0, तो m1 x1 की जगह पर क्या लिखेगा 0, m2 कितना है 10 और x2 कितना होगा बताइए, x2 कितना होगा भाई इसके लिए 10 कितना दूरी पर है इस पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 5, m2 कितना है 10, तो 15। तो ये क्या हो जाएगा xcm, यही तो d के बराबर है, यही तो d आएगा। तो ये कितना आएगा 10/15, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर बदलिए, सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है तो 100 लिखिएगा। इस 100 को 3 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 33 के आसपास रहेगा, 33.33 इतना सेंटीमीटर, यानी कि 66.66 सेंटीमीटर। तो आप इसको कह सकते हैं कि 67 सेंटीमीटर। बताइए इसको अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो 66 तो नहीं लिखिएगा भाई, 5 से ज़्यादा है 66.5 से, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 67 लिखिएगा। तो देखिए आंसर में जो है 67 दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब जो है देखिए मैं 117 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ 117। तो 116 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट था। तो 117 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज टू, देखिए डिप्लीशन रीजन जो पीएन जंक्शन डायोड में होता है वो बढ़ता कब है। देखिए जब भी डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी को याद भी नहीं है तो इतना तो उसको वो खुद अगर थोड़ा सा सोचेगा ना, सोचेगा इतना तो याद रह ही जाता है सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ने के बाद कि डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा मतलब करंट फ्लो होने की क्षमता और घट जाएगी। तो भाई रिवर्स्ड बायस में ही तो करंट नहीं फ्लो होता है, इसका मतलब रिवर्स्ड बायस्ड में ही क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा। तो बताइए इसमें पूछ रहा है कि द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स्ड बायस्ड ओनली, both forward bias and reverse bias increased in forward current, increase in forward current, forward bias only,
रिवर्स बाइस्ड ओनली होगा, पहला बात रिवर्स बाइस्ड ओनली होगा और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो 117 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब जो है मैं 118 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। देखिए एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं अगर 5 कह दूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HF। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HF। तो कह रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इस मटेरियल का, F है। तो कह रहा है कि इस पे जो लाइट गिरा रहे हैं इस मटेरियल पर, उसका जो है फ्रीक्वेंसी 1.5 F है। कितना है, 1.5 F। तो बताइए इसका एनर्जी कितना होगा भाई, इस फोटोन का एनर्जी कितना होगा। अगर 1.5 F इसका एनर्जी है, इसका फ्रीक्वेंसी है, तो इसका एनर्जी कितना होगा 1.55, यानी कि इसका एनर्जी आप कहिएगा H इंटू 1.5 F, जो कि बराबर होगा 1.55 के बराबर। तो जो फोटोन गिरा रहे हैं उसका एनर्जी है इतना। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। तो देखिए इस सवाल में जो है पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर दूँ, इस जो फोटोन गिरा रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दूँ और इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, जब आप आधा कर दीजिएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 0.75 F, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है 0.75 F। तो जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इस पर गिराइएगा तो वो फोटोन यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही नहीं पाएगा, और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स चलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से ही तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो जब चला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो फिर कैसे चला। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया इसका। तो 118 का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंटेंसिटी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए मैं 119 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। इस 119 नंबर में एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। ऐसा आप मान के चलिए एक जो है 600 नैनोमीटर का लाइट जो है एक स्टार से आ रहा है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप व्हिच ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर ऑफ 2 मीटर। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। देखिए तो इसमें जो है रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा बहुत जीरो होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जब थीटा बहुत जीरो तो ये होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी। तो 1.22 की जगह 1.22 लिखिए, और लेमडा की जगह पर क्या लिखिएगा 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 गुने 10 की पावर -9। और डी कितना लिखिएगा बताइए, डी लिखिएगा आप 2 मीटर SI में। तो ये क्या आ गया, ये 300। तो ये क्या आ गया 1.22 गुने 3 गुने 10 की पावर -7। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 3.66 गुने 10 की पावर -7। तो देखिए ये क्या है थीटा, यानी कि ये क्या है रेडियन है। तो 3.66 ऑप्शन नंबर 4 119 का सही है। अब देखिए मैं 120 सवाल में कह रहा है, 120 नंबर सवाल में कह रहा है कि RL एक रेसिस्टेंस है जो लेफ्ट साइड में लगाए, RR एक राइट साइड में लगाए। इसको वायर से कनेक्ट कीजिए और ये मीटर ब्रिज के वायर से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये जो RL है एक वायर है, यहाँ पर क्या है एक वायर है, इस वायर का लंबाई 1.5 मीटर है। तो देखिए इसको ये कितना है RR 10 ओम है, तो आपको ये बैलेंसिंग रेशियो जो है ये 3x है। तो ये कितना है 2x है, मैं देख लेता हूँ 3x 2x है, 3/2 है या 2/3 है, एक बार फिर से मैं देखता हूँ। तो देखिए इसमें देखा है 3/2, यानी कि ये अगर लंबाई 3x है तो ये लंबाई कितना है 2x है। तो इस हिसाब से आप क्या कहिएगा RL अपॉन RR बराबर होगा 3x अपॉन 2x के, इतना के बराबर होगा भाई। तो देखिए यहाँ से RL अपॉन RR इतना के बराबर x(2), RL कितना के बराबर आ गया 15 ओम के बराबर। तो 15 ओम के बराबर RL आ गया। तो 15 ओम कितना लंबाई तार का है 1.5 मीटर तार का रेसिस्टेंस कितना है 15 ओम कितना मीटर का है 1.5 मीटर का है। तो बताइए 1 ओम कितना का होगा 1.5 अपॉन 15, यानी कि 0.1 मीटर का होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट 0.1 मीटर, 1 गुने 10 की पावर -1, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसके आगे का सवाल आपको जो है कल सुबह मिल जाएगा 10 बजे से पहले, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट भी थोड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का भी आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, केमिस्ट्री का भी जो है हम भेज देंगे, ठीक है।